नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स क्विज, जो कि जुलाई के पहले हफ्ते का 1 जुलाई से 7 जुलाई का कंटेंट इसके अंदर रहने वाला है। सो लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने 2024 ब्रिक्स गेम्स में कितने पदक जीते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया है। आपका ऑप्शन है 29, 27, 25 या 20। ठीक है, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है हमारा 29। और इसमें फर्स्ट रैंक आया था रूस का, जिसको मिले हैं 262 स्वर्ण, 141 रजत और 99 कांस्य। और भारत की पदक संख्या है 29, जिसमें कि गोल्ड हैं 3, सिल्वर हैं 6 और ब्रॉन्ज हैं 20। ओके, सो लाओ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, फिर से स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया है। आपके पास ऑप्शन है 14, 13, 12, 11। 3 सेकंड्स में आपको देता हूं। 3, 2, 1। तो जी करेक्ट आंसर है यहाँ पर वर्ल्ड, देखिए 17 अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं कुल मिला के 11 मेडल्स। ये आप देख सकते हो, जो मेडल जीते हैं भारत की टीम के, वो यहाँ पे प्लेयर्स भी आपको दिख रहे हैं। तो इसके अंदर इन्होंने क्या है, गोल्ड जीते हैं 4, सिल्वर जीते हैं 2 और ब्रॉन्ज जीते हैं 5। कुल मिला के 11 मेडल जीते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से निम्नलिखित में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई किया है। धीनिधि देसिंघु, सजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज या ए और सी, यानी कि धीनिधि देसेंडु और श्रीहरि नटराज दोनों ने क्वालिफाई करा है। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शंस ऐसे भी आ जाएंगे कि ए और सी दोनों, या ए और सी में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो थोड़ा सा आपको संभल के ऑप्शंस को पढ़ना है। 3 सेकंड्स में आप बोलता हूँ। 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है, देखिए जो मैंने आपको बताया था, ए और सी दोनों, यानी कि श्रीहरि नटराजन ने भी और धीनंदी देसिंघु दोनों नहीं। तो कभी कभी आप ऐसा मत करिए कि आपको पहला ऑप्शन सही लगा और फिर आपने पहला ऑप्शन टिक मार दिया। आपको चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, कि हो सकता है बाद में कॉम्बिनेशन ऑप्शंस भी आपके पास हो। ओके, चौथा सवाल पर जाते हैं कि हाल ही में भारत ने सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन किस राज्य में शुरू करा है। ठीक है, गुजरात में शुरू करा है, हरियाणा में, ओडिशा में या उत्तर प्रदेश में। 3 सेकंड में आपको देता हूं। 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है गुजरात। ये आप वो बिल्डिंग भी देख पा रहे हो। ठीक है, ये है भारत सेंटर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। और ये कहां पर शुरू करा है, ये गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में शुरू करा है। ओके, तो इसको हम लोग ओलंपिक स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट के लिए, डाटा के रिसर्च वगैरह के लिए यूज करने वाले हैं। और एक सवाल आपके साथ ये भी आ सकता है कि इस साल के ओलंपिक्स 2024 कहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो उसका आंसर है पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है, पेरिस राजधानी है फ्रांस की। तो ये आपको पता होना चाहिए। और नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी के प्रबंधन के लिए एनसीआर के क्षेत्र में कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। 5.5 करोड़, 5 करोड़, 4.5 करोड़ या 4 करोड़। ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूँ। 3, 2, 1। देखो दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, और ये पोल्यूशन अभी बढ़ेगा। ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, अभी जुलाई में कम है फिर भी। तो टोटल 4.5 करोड़ वृक्ष को लगाने का इसमें किया गया है। और एक चीज और देखिए कि दिल्ली अपने लक्ष्य में पीछे चल रहा है, लेकिन जो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हैं, जिनको बोला जाता है कि इनकी जैसे भी पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने देश की पहली सेल्फ बैगेज ड्रॉप सुविधा शुरू की है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 3 सेकंड में आपको बताऊं। 3, 2, 1। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको कि डायल भी बोलते हैं।
तो डायल ने चेक इन प्रक्रिया के दौरान यात्रियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय में कम करने के उद्देश्य से ये नया स्वयं सेवा तंत्र पेश किया है। क्योंकि जनरली क्या होता था कि आपको बैगेज को ड्रॉप करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, और वो बहुत लंबी लंबी लाइन हुआ करती थी, कभी कभी आपका एक एक घंटा उस लाइन में ही खड़ा है, आपको रहना पड़ रहा है। तो पहले स्टार्ट हुआ था सेल्फ प्रिंट टिकट्स, मतलब कि आपको सिर्फ टिकट या बोर्डिंग पास प्रिंट करना है, तो वो एटीएम जैसे कियोस्क लगे रहते हैं, वहां पे आप अपना नंबर डालते हो और टिकट प्रिंट होके वापस आ जाता है, वेंडिंग मशीन होती है। अब धीरे धीरे करके वो चेकिंग में भी लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक जगह और हो रहा है, फेस रिकॉग्निशन, मतलब जगह जगह कैमरे लगे होंगे, वो आपके फेस से ही आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। चलिए नया सवाल करते हैं कि डैश द्वारा पहली राष्ट्रीय एडिटिव विनिर्माण संगोष्ठी एनएएमएस 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो यह है कि किस मंत्रालय ने उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, गृह मंत्रालय, या शहरी विकास यानी ह्यूमन ह्यूम ठीक है, आ जाते हैं। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय अर्बन डेवलपमेंट होता है, लेकिन करेक्ट आंसर है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मीटिंग का फोटो भी है। 8वां सवाल, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था? ऑप्शन है असम, लद्दाख, लक्षद्वीप या मणिपुर। मैं आपको 3 सेकंड देता हूं, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है लद्दाख। ये आप देख रहे हो, ये उस फेस्टिवल में जो कल्चरल इवेंट हो रहे हैं, और ये जो ऑडियंस आई हुई है उनको देखने के लिए। तो ये इसको बोलते हैं हेमिस महोत्सव, और ये क्या है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का जश्न है, और ये हर साल लद्दाख में होता है। 2024 में ये हुआ था 16 और 17 जून को। हेमिस महोत्सव को हम लोग लोकली हेमिस सेचू के नाम से भी जानते हैं, और ये 2 दिन का कार्यक्रम रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे फायर ड्रैगन 480 के नाम से जाना जाता है, हाल ही में मध्य पूर्व में निर्यात की गई थी? चीन, भारत, जापान या यूके? ठीक है, 3 सेकंड्स में आपको देता हूं, 3, 2, 1। चीन। तो कभी कभी क्या रहता है कि अगर आपको प्रॉपरली आंसर नहीं आते तो आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन था फायर ड्रैगन, ड्रैगन किस कंट्री के साथ जनरली एसोसिएटेड रहता है? चीन के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ अंधा तुक्का आपको नहीं मानना है। चलिए 10वां सवाल, 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? भारत, जर्मनी, फ्रांस या चीन? ठीक है, 3 सेकंड में आपको देता हूं, 3, 2, 1। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। और फ्रांस में और क्या होने वाले हैं? फ्रांस में होने वाले हैं ओलंपिक। तो ये हुए थे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। तो 4 अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन दानिया जेम्स, ये 16 से 23 जून तक फ्रांस में गए थे, और वहां के सेंट ट्रोपेज में जो आयोजित हुआ था 43rd गेम्स, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड 32 पदक जीते हैं। तो सैल्यूट है इन सबको, बहुत ही नाम रोशन किया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हाल ही में 2 नए मानक जारी करे हैं, IS 18590 2024 और IS 18606 2024। ये लास्ट का 2024 है, किस साल में इसको लॉन्च किया गया है? ठीक है, पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, रक्षा उत्पाद यानी डिफेंस प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक वाहन या पेट्रोकेमिकल संगठन। तो 3 सेकंड देता हूं मैं आपको, 3, 2, 1। तो इलेक्ट्रिक वाहन, जैसे कि आपको आजकल पता भी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिनको कि हम लोग ईवी बोलते हैं, तो ईवी का क्रेज बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बहुत सारी कंपनियों ने अपनी ईवी की कार्स भी लॉन्च कर दी हैं। तो उसी में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने LMNN
तो LMN ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो हमारे पुराने व्हीकल्स चले आ रहे थे उनके नॉर्म्स क्या होते थे, BS4, BS5, भारत स्टेज, BS6, BS7, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रक के पार्ट जो है मेनली पावर ट्रेन इस पे केंद्रित हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नए सवाल पे। भारतीय सेना ने भारतीय सेना के लिए अगली पीढ़ी की वायरलेस टेक्नोलॉजी में सहयोग का आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें? तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया। समीर के साथ, सीडेक के साथ, DRDO के साथ, या इनको इसके साथ। 3 सेकंड्स में आपको देता हूं, 3, 2, 1। तो इन्होंने टाई अप किया है समीर, जो कि है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर MOU किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा मंत्रालय ने देश की अध्यक्षता वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, और आप एग्जाम देख रहे हो तो आपके लिए NTA और इंपॉर्टेंट हो जाता है, के कामकाज में सुधार के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है, तो विनोद कुमार पाल, विजय कुमार सरस्वत, राजीव गोवा, के राधाकृष्णन। स्टूडेंट्स को तो ये चीज सबको पता होनी चाहिए, बिकॉज कंपटीशन के एग्जाम्स की आप भी तैयारी कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर है इसका के राधाकृष्णन। 24 जून को ये इन्होंने अपनी पहली बैठक बुलाई थी, 7 सदस्यीय टीम है। और NTA का कौन सा एग्जाम है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है, वो है नीट UG। अब ये पेपर लीक हुआ है, दोबारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो ये चीज, और ये चीज हम लोग क्या है, हम लोग बाकी हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में भी देखते आते हैं कि हमारे भी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि लीक हो रहे हैं, फिर री एग्जाम हो रहे हैं। तो जब पेपर लीक होता है या री एग्जाम होता है तो उसमें बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप भी, अगर कोई एग्जाम आपका री होता है तो आप डिमोटिवेट ना होइए, अपना मॉरल हमेशा बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने किस देश से 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के साथ निर्मित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की है? मॉरिशस, फिलीपींस, श्रीलंका या तंजानिया। 3 सेकंड में आपको देता हूं, 3, 2, 1। तो ये देखिए, ये हमारे जयशंकर हैं, हमारे मिनिस्टर। इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के साथ संयुक्त रूप से भारत से 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ लॉन्च किया है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? अभी रिसेंट में ये हुआ है। अगर आप पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, नहीं भी फॉलो करते हैं तो बहुत ही कॉमन न्यूज है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ओम बिरला, के सुरेश, JP नड्डा या जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला दोबारा लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये 2014 से 2019 में भी थे, तो ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है के सुरेश, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और वोटिंग हुई थी ध्वनि मत से। ध्वनि मत में क्या होता है कि आप बताते हैं कि किसको आप चुनना चाहते हैं, और जिसका ध्वनि ज्यादा होती है वो जीत जाता है। ये इनको बधाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और ये है हमारे राहुल गांधी, जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन LOP हैं। क्योंकि इस बार कांग्रेस को टोटल वोट्स के 10% से, टोटल सीट्स, लोकसभा सीट्स के 10% से ज्यादा सीट्स मिली थी, इसलिए उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिशियल पद मिला है। पिछले 2 बार से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनका 10% से कम स्कोर आ रहा था। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि OAG के आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण के अनुसार भारत अब दुनिया का डैश सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार है। डोमेस्टिक एयरलाइंस में इंडिया की रैंकिंग क्या है? पहली है, तीसरी है, चौथी है या पांचवी है? 3 सेकंड में आपको देता हूं, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है तीसरा। OAG आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार है। पहले ये 5वें नंबर पे था। ठीक है,
और कितनी क्षमता है? अप्रैल 2014, आज से 10 साल पहले 7.9 मिलियन यानी कि लगभग 80 लाख। अब 15.5 मिलियन यानी कि 15.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ हो गई है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हिंदी इसी के अंदर जो एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं। 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून? 3 सेकंड में आपको देता हूँ, 3, 2, 1। 23 जून। तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे हर साल ये 23 जून को मनाया जाता है। फिर जाते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। तो ये फिर से इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन आ गया। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आपको वो पता होने चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि इंपॉर्टेंट डे का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 24, 23, 22, 21। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका 23 जून, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो ओलंपिक का आपको ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ओलंपिक होने वाला है। और ये ओलंपिक का सिंबल है जिसमें क्या रहता है, जिसमें हमारे पास ऐसे 5 सर्कल्स होते हैं। ये 5 सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? ठीक है। तो ये ओलंपिक 23 जून को मनाया जाता है, ओलंपिक डे। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1894, यानी कि इसको 130 साल हो गए। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। डैश ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त से संबंधित मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुरू किया है। गिरिराज सिंह, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव प्रताप रूडी। ठीक है। 3 सेकंड में आपको बताऊं, 3, 2, 1। जेपी नड्डा हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। और जब आपके पास सवाल आया था तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज डायरिया है तो वो जनरली क्या रहेगा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही करेंगे। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। ये 2 महीने का अभियान है, 1 जुलाई से शुरू हो गया है और 2 महीने यानी कि 1 अगस्त, मतलब 31 अगस्त तक ये चलेगा। ठीक है जी। मूव करते हैं। 20वां सवाल, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? उदयपुर, श्रीनगर, पटना या लखनऊ? 3 सेकंड में आपको देता हूं, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है श्रीनगर। यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूसीसीएन के हिस्से के रूप में इसको नामित किया है और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता दी है। और ये भारत का चौथा शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 21, डीजीसीए नागर विमानन महानिदेशालय ने हाल ही में डैश हवाई अड्डे के लाइसेंस का विस्तार किया है। कौन सा हवाई अड्डा है वो? क्या वो मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, या महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कोची, या बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद? किसके लाइसेंस का विस्तार किया है? ठीक है। 3 सेकंड, 3, 2, 1। तो विस्तार किया है अयोध्या। अयोध्या जो कि न्यूज में भी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट वहां पर उन्होंने बनाया है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसका लाइसेंस बढ़ा दिया है। अब इसकी कुल अवधि कितनी हुई है? 5 साल। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आपको रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। 24 है, 51 है, 63 है या 159 है? करेक्ट आंसर है 63, यानी 63। 19 जून को रैंकिंग गई थी और उसमें भारत की रैंक 63 आई है। रैंक 1 पर है स्वीडन। और वर्चस्व यूरोपीय देशों का है इसके अंदर, जैसे स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये 5वें नंबर पे है। चीन 20वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 23, तो आप अपने लिए कैप भी कर सकते हो क्योंकि हम लगभग कंप्लीशन के पास आ चुके हैं इस क्विज के। तो सर्ट इन के साथ निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वित्तीय क्षेत्र में भारत के साइबर रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वीजा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस? 3 सेकंड में आपको बताऊं, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर है मास्टर कार्ड इंडिया। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन ने मास्टर कार्ड के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक
MOU या फिर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्या होगा कि ये साइबर खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और उन्नत मेलवेयर विश्लेषण। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर वो कुछ एजेंट्स रहते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी फंक्शनलिटी गड़बड़ करने लग जाती है और डाटा लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च किया है? एक्सिस म्यूचुअल फंड, ग्रो म्यूचुअल फंड, NSE इंडाइसिस और टाटा म्यूचुअल फंड। 3 सेकंड में आपको बताऊं, 3 2 1। तो करेक्ट आंसर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये आप देख भी सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है और इन्होंने निफ्टी इंडिया टूरिज्म नामक एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है। वो किस लिए? टूरिज्म का प्रतिनिधित्व करने वाले 500 इंडेक्स में शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। आधार तिथि हमने 2005 ली गई है और आधार मूल्य लिया गया 1000। ठीक है, अब आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी, जितेंद्र सिंह, किशोर मकवाना या मोहम्मद रेहान। 3 सेकंड में आपको देता हूं, 3 2 1। जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, इनको लगातार तीसरी बार IIPA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह जी ने सांख्यिकी, सार्वजनिक नीति और प्रशासन के क्षेत्र में प्रशंसा भी करी। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल पे। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो चुका है कंप्लीट। अच्छा, हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, 25 के 25 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, टोटल 25 में से आपने कितने सवाल सही किए? क्या आपने 20 से कम सही किए? अगर अभी भी आपने 20 से कम सही किए हैं तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स के जो डेली कैप्सूल्स आते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, उनको पढ़िए। और फिर अगले हफ्ते फिर से एग्जाम दीजिए और चेक करिए कि क्या आपका 25 से स्कोर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर आपका 20 से ज्यादा स्कोर आ रहा है, इसका मतलब कि आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज तो ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, जिससे कि जो 5 सवाल बच गए या 4 सवाल बच गए वो भी आप करेक्ट कर पाओ। क्यों? क्योंकि हमको इसमें 25 में से 25 स्कोर करना है। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो और अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट से तो आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन करंट अफेयर से आपकी रैंक बनेगी। एक करंट अफेयर्स का सवाल आपने गलत कर दिया तो उससे आपकी रैंक नीचे चली जाएगी। तो 100% हमने, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के तो 10 के 10 ठीक करेंगे, 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 के 5 ठीक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने इसको प्रॉपरली देखा और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।